मैंने लास्ट क्लास में कहां तक टर्म्स बताई थी बेटा? एसेट्स बता दिया था सारा। अब आज का नंबर है अगला, लायबिलिटी। लायबिलिटीज। देखो, लायबिलिटी होती है बिजनेस का मतलब क्या होता है? जिनके बदले में हमें फ्यूचर पीरियड में काम करना पड़ेगा या पैसा लौटाना पड़ेगा। यही था ना। अब लायबिलिटी यहां पर होती है दो हिस्सों में डिवाइडेड। एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को हम ऑनर फंड भी बोल देते हैं, या कुछ लोग इसे प्रोप्राइटर फंड भी बोल देते हैं। कुछ लोग इसे इक्विटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्विटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम लोग कहते हैं बोरोड फंड। कुछ लोग इसे एक्सटर्नल डेप्थ भी बोल देते हैं। अब देखो, इंटरनल लायबिलिटी का यहां मतलब क्या है? इंटरनल लायबिलिटी का यहां पे मतलब है जो पैसा, मैं बिजनेस के हिसाब से लिख रहा हूं, अभी बुक के नहीं, बुक के हिसाब से नीचे लिखूंगा। जो पैसा बिजनेस के ऊपर मालिक का उधार है, मालिक मतलब ऑनर, दैट इज द अमाउंट which is payable by business to its owner। क्या ये बात मैंने बता रखी है कि भाई मैं अतुल, मैं दुकान, तो मेरे मालिक का नाम अतुल मित्तल, मेरा नाम मित्तल क्लॉथ हाउस, तो मेरे अंदर जो भी पैसा लगा हुआ है वो दो तरीके का होगा, या तो मालिक का या बाहर वालों का। तो मालिक ने जो मेरे यहाँ पे पैसा लगाया वो मेरे ऊपर उधार है, ये पैसा मैं किसे लौटाऊंगा? मालिक को। इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा? इसके अंदर आता है मेनली कैपिटल। क्या आता है? कैपिटल। अच्छा, ड्राइंग इसमें से या तो माइनस करके दिखा दो या एसिड मान लो, पर आपके स्कूल वाले ड्राइंग इसमें से माइनस करवाएंगे। ठीक है, क्या करवाएंगे? कैपिटल से माइनस करवाएंगे। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ड्राइंग इज, क्या हुई ड्राइंग बताओ? नेगेटिव कैपिटल या रिडक्शन इन कैपिटल। वैसे मैं आपको अगर मतलब बताऊं, अपने हिसाब से बता रहा हूं मैं, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा, बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, बिजनेस ने मालिक से उधार लिया, और ड्राइंग का मतलब क्या है? जो पैसा बिजनेस ने मालिक को उधार दिया। ठीक है, लिखो।
इसके अंदर तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है ऑनर फंड का? रिजर्व्स। जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो सब भी किसमें आते हैं बेटा? ऑनर फंड में। नोट करो ये। फिर आऊंगा मैं बोरोड फंड पे। हाँ, रिजर्व्स किससे क्रिएट होते हैं? प्रॉफिट से। 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे ना, प्रॉफिट पे किसका हक होता है? मालिक का। तो जो भी पैसा मालिक का है वो किसका है? बिजनेस के ऊपर उधार हो गया, तभी वो लायबिलिटी है। बढ़े आगे। अब मैं बात करता हूं बोरोड फंड की। तो देखो बेटा, बोरोड फंड का मतलब क्या है? यहां पर बिजनेस के ऊपर मालिक के अलावा आउटसाइडर का उधार। जो मालिक के अलावा बाकी आउटसाइडर है, क्या बिजनेस के ऊपर मालिक के अलावा किसी और पर्सन का भी उधार हो सकता है? किसका? एग्जाम्पल दो। जैसे क्रेडिटर का, जैसे बैंक का, जैसे वर्कर का काम के लिए, है ना? तो अब ये जो बोरोड फंड होता है बेटा, फर्दर ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। पहला, नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा, करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? जिनके बदले में बिजनेस को ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पिछली क्लास में हमने समझा था लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या है? 12 मंथ से ऊपर। फिलहाल 11th वालों के लिए 12 मंथ से ऊपर। जिनके बदले में बिजनेस को ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काम करना पड़ेगा या पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है?
वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे टर्म लोन, बैंक से लोन लेते हैं हम लोग, ठीक है, लंबे समय के लिए। टर्म लोन फॉर फिक्स एसेट ऐसे लिख देता हूं भाई। जनरली आप फिक्स एसेट खरीदने के लिए लोन लोगे तो लंबे समय का लोगे, शॉर्ट पीरियड का लोगे? लंबे समय का। जैसे डिबेंचर, पर ये एग्जाम्पल 11th में लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता एग्जाम्पल 11th में लागू? हेलो, नमस्ते। हाँ जी मैम। जी। डिबेंचर ये 11th में लागू नहीं होगा हमारे ऊपर। क्यों? 11th में बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में। जबकि डिबेंचर इशू कर सकती हैं कंपनियां। ठीक है, डिबेंचर इशू कौन कर सकती हैं? कंपनियां। ठीक। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? जिनके बदले में बिजनेस को ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यहां पर हमने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब समझा था? 12 मंथ। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काम करना पड़ेगा या पैसा लौटाना पड़ेगा। ये है हमारी करंट लायबिलिटी। इसके सबसे मेन कुछ एग्जांपल्स क्या क्या है? जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में हमारा पैसा नेगेटिव पहुंच गया। क्रेडिटर, जिनसे उधार में कुछ खरीदा। बिल्स पेबल, बता चुका हूं ना, बिल्स पेबल का मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसके बदले में पैसा वापस लौटाना है। एडवांस इनकम, एडवांस में मैंने आपसे पैसा ले लिया तो काम 2-4 महीने में करूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैंने आपसे उधार में काम कराया तो 2-4 महीने में मुझे पैसा लौटाना पड़ेगा। ये है आपकी बेटा करंट लायबिलिटी। तो ये टोटल आपका लायबिलिटी का एक फ्लो चार्ट है जिसमें सारी तरीके की लायबिलिटी आपकी कवर है। ओनर फंड भी, बोरोड फंड भी। अब एक होती है कंटीजेंट लायबिलिटी, पता नहीं बुक में है नहीं है, मैं लिखवा रहा हूं अभी। ठीक है, इसके नीचे अलग से, क्योंकि वो बैलेंस शीट में नहीं आती। किसमें नहीं आती? वो बैलेंस शीट में नहीं आती है।
करें क्या? देखो, एक होती है बेटा कंटीजेंट लायबिलिटी। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सी लायबिलिटी। अच्छा हाँ, इसका एक एग्जांपल और है करंट लायबिलिटी का, प्रोविजंस। हाँ जी, अब ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, इस पे ध्यान दो। अब कुछ ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है कुछ कि मैं एक बिजनेस हूं, ठीक है, अब मेरे यहाँ त्यागी जी नौकरी करते हैं। अब इनमें थोड़ी सी भैया उंगलबाजी करने की आदत है। एक मशीन में उंगलबाजी कर रहे थे, पता नहीं ऊपर से मशीन में क्या गड़बड़ उसकी, ऊपर से एक पार्ट मशीन के सिर पे गिरा। अब त्यागी जी हो गए पागल। अब त्यागी जी के घर वालों ने मेरे ऊपर केस करा है 20 लाख रुपए हर्जाने। कितने का? 20 लाख रुपए हर्जाने। तो अब मुझे कितना पैसा लौटाना पड़ेगा इनके घर वालों को? 20 लाख। सही है? क्यों लौटाना है भाई? कोई भी किसी पे केस कर देता है तो पैसा लौटाना पड़ता है। तो मैं आज ही मुकेश अंबानी पे 1 लाख करोड़ का केस कर देता हूँ तो मुझे पैसे दे देगा। जब मैं केस हार गया, अरे केस करा ही तो है, अभी कोर्ट में चल रहा है केस, तो क्या मुझे त्यागी जी को पैसा देना है या नहीं देना? डिपेंड करता है कि अगर मैं केस हार गया तो मुझे पैसा देना है, और अगर मैं केस जीत गया तो मुझे पैसा नहीं देना। तो अब बताओ, फिलहाल इस केस को मैं लायबिलिटी मानूं ना मानूं? नहीं मानूं। पर लोगों को पता होना चाहिए ना जो मेरे बिजनेस से लिंक है। अगर कोई आदमी मेरे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए ना कि मेरे अगेंस्ट केस चल रहा है। हाँ या ना? तो बेटा, ऐसी लायबिलिटी जो किसी चीज के होने या ना होने पर निर्भर करें, उन्हें हम कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। द लायबिलिटी कॉमा पेमेंट ऑफ विच depends on happening or non happening of uncertain event. Happening or not happening of uncertain event are known as contingent liability. ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। फुल स्टॉप। दीज आर या दीज लायबिलिटी आर नॉट शोन इन बुक्स। इन लायबिलिटी को हम बुक्स में नहीं दिखाते। दीज आर शोन एज फुट नोट। इन्हें हम किस रूप में दिखाते हैं? फुट नोट के रूप में दिखाते हैं बिलो द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं हम इन्हें फुट नोट के रूप में। किसके रूप में? फुट नोट। तो कंटीजेंट लायबिलिटी में कोई डाउट है बेटा? श्योर। अब जैसे इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। क्लेम अगेंस्ट फर्म या क्लेम अगेंस्ट बिजनेस, ये तो एग्जांपल मैंने दे दिया था अभी अभी। इसके अलावा चेक एंडोर्स्ड। अब सुनो, एक चेक मुझे प्रतिमा से मिला था, मुझे नव्या की कुछ पेमेंट करनी थी, तो मैंने एज ए पेमेंट वो चेक नव्या को दे दिया। तो नव्या नाम का क्रेडिटर खत्म।
अब मुझे कोई फ्यूचर में पैसा देना है नहीं देना 90 को, डिपेंड करता है। अगर रिसीवर का चेक डिसऑनर हो गया तो देना पड़ेगा ना बेटा, और अगर रिसीवर का चेक ऑनर हुआ तो नहीं देना है। तो इसीलिए चेक एंडोर्स क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही बिल एंडोर्स, बीआर एंडोर्स बेसिकली, ऐसे ही बीआर डिस्काउंटेड। मुझे उम्मीद कम है कि 11th क्लास में इतना कुछ पूछा जा सकता है, पर बता दे रहा हूं। और लास्ट, गारंटी गिवन। अब जैसे ऐसे समझो, दर्श मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो हुआ क्या, दर्श बैंक से लोन ले रहा है। तो जब बैंक से लोन लेने गया दर्श, तो भाई क्या नाम है, बैंक वालों ने कहा कि किसी की गारंटी दिलवाओ। तो दर्श ने मुझे बोला, मैंने दर्श के ब्याह पे बैंक को गारंटी दे दी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने दर्श के ब्याह पे बैंक को गारंटी तो दे दी, क्या मुझे इसका पैसा लोन का मुझे चुकाना है? डिपेंड करता है, अगर इसने नहीं चुकाया तो बैंक किसे बख्शेगा? तो इसलिए गारंटी की बिंदी क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी। कोई डाउट है बेटा इसमें? ऐसा कुछ सुनाता है स्कूल में? नहीं, इस चैप्टर में नहीं। बीआर बिल रिसीवेबल, बेटा बुक में तो बहुत सारी चीजें नहीं है जो पेपर में आएंगी। जब मैं आपको लायबिलिटी पढ़ा रहा हूं तो क्या मुझे सारी लायबिलिटी नहीं बता देनी चाहिए? मैंने बता दिया बेटा। अगली इनकम लिखो, रेवेन्यू। अगली हेडिंग लिखो, सॉरी, रेवेन्यू। रेवेन्यू से क्या मतलब समझते हैं आप लोग? क्या चीज? पैसा आना। कायदे में रेवेन्यू का मतलब पैसा आना होता है, लेकिन आपकी बुक में रेवेन्यू का मतलब माना गया है इनकम, और इनकम को ये लोग मान रहे हैं प्रॉफिट। सही है? चलिए, रेवेन्यू बेसिकली, रेवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड, ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड। सही है? अब रेवेन्यू बेटा दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर रेवेन्यू। और अदर इनकम। हाँ जी, कोई समझाएगा मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा रेवेन्यू जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जनरेट हो, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। ठीक है? अब बिजनेस की मेन एक्टिविटी सबके लिए क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। जैसे मैं अपने बिजनेस की मेन एक्टिविटी की बात करूं,
मेरे बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या है? फीस फ्रॉम स्टूडेंट। कोई डाउट है इसमें? नहीं। जैसे अगर मैं बात करता हूं डॉक्टर की, उसकी मेन एक्टिविटी क्या है? मेन रिसीप्ट क्या है? फीस फ्रॉम पेशेंट्स। हॉस्पिटल की क्या है? फीस फ्रॉम पेशेंट्स। बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर, जो वो लोन देता है उसका ब्याज। ठीक है भाई, एक फर्नीचर का डीलर है, उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? और वो सेल ऑफ फर्नीचर नहीं बोलेगा, वो सेल ऑफ गुड्स बोलेगा, क्योंकि उसके लिए फर्नीचर एसेट नहीं है, उसके लिए फर्नीचर क्या है? गुड्स। ठीक है बेटा। जैसे क्या कहते हैं उसे, कोई कपड़ों की दुकानदार है, तो उसके लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? सेल ऑफ गुड्स। भाई हमारी भाषा में सेल ऑफ क्लॉथ और उसकी भाषा में सेल ऑफ गुड्स। तो इसका मतलब होता है रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम मेन या कोर एक्टिविटी एंड एक्टिविटीज लिंक्ड विद मेन एक्टिविटीज। ठीक है। अब जैसे सपोज करो फ्रॉम मेन, अरे स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, रुक जाओ, सही कर रहा हूं। मेन और कोर एक्टिविटी, और एक्टिविटी लिंक्ड विद मेन और कोर एक्टिविटीज, तो ऐसा रेवेन्यू क्या कहलाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, फॉर बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर, फॉर शॉपकीपर सेल ऑफ गुड्स, फॉर डॉक्टर फीस फ्रॉम पेशेंट, फॉर एडवोकेट फीस फ्रॉम क्लाइंट। ये सब क्या है बेटा हमारे? ये सब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या है सब? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के एग्जांपल। ठीक है। तो जरूरी है जो चीज एक जने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो दूसरे के लिए भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो। फॉर एग्जांपल मेरा कोचिंग सेंटर है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? नहीं। पर बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? हाँ। और अदर इनकम का मतलब या अदर रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया? इनकम जनरेटेड, हाँ, फ्रॉम अदर एक्टिविटीज और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। जनरली जैसे मैं बात करूं फॉर शॉपकीपर, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी किसके हिसाब से पढ़ेंगे? सोल प्रोप्राइटर, है ना। तो इसके लिए जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब क्या है बेटा? ये सब अदर रेवेन्यू है। लिखो इसे, लिखिए। फिर हम आते हैं एक्सपेंसेस पर। किस पर? एक्सपेंसेस। कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। क्या बेटा? अलग अलग आएंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। अभी मैं भूल गया एक चीज, तो रिसिप्ट तो रह गई। अभी पहले रिसिप्ट है,
एक्सपेंस तो नेक्स्ट क्लास में पूरा 1 घंटा दूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत देर तक मेहनत कराऊंगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या, लिख लो। आगे बढ़े क्या, हो गया बेटा कटारिया जी। अगला नंबर है रिसीप्ट। देखो बेटा, अब रिसीप्ट फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। रिसीप्ट का मतलब क्या हो रहा है, अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल। पहले इसका मतलब बस इतना है, अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, रिसिप्ट 2 होती है बेटा, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। देखो मैं आपको पहचान बताऊं, अगर ऐसा एक क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में 4 नंबर में, क्वेश्चन हमसे कहता है 4 चीजें दे देगा और कहेगा आइडेंटिफाई करो ये कैपिटल रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इसकी सबसे अच्छी पहचान बता रहा हूं, ये थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, पहचान बता रहा हूं बेटा। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है, जो या तो रिड्यूस कर दें नॉन करंट एसिड को, किसे, नॉन करंट एसिड को, और जो इंक्रीज कर दें नॉन करंट लायबिलिटी को, इंक्रीज कर दें किसे, नॉन करंट लायबिलिटी को। अब मेरी कोई बात सुनेगा तो बेटा मैं ज्यादा बता पाऊंगा, अगर सुनेंगे तो सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से। जैसे सपोज करो मैं जमीन बेच देता हूं और पैसा आता है तो कैश आ रहा है, पर क्या वो मेरी कमाई कहलाएगा, क्या वो मेरी रूटीन की इनकम कहलाएगा, नहीं। ये है कैपिटल रिसीप्ट। क्या कर रहा है मेरा, रिड्यूस कर रहा है किसे, नॉन करंट एसेट को। मैं बैंक से कर्जा लेता हूं 5 लाख रुपए, पैसा आ रहा है, बैंक से कर्जा लेता हूं पैसा आ रहा है, क्या ये मेरा रूटीन की इनकम कहलाएगा, क्या ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कैपिटल रिसीप्ट। क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है मेरी किस चीज को, नॉन करंट लायबिलिटी को, सही है। डेटर से पैसा आ रहा है तो वो बेटा कैपिटल रिसीप्ट में नहीं आएगा, क्योंकि डेटर आर करंट लायबिलिटी। डेटर क्या है,
वो करंट एसेट है डेटर। क्या है डेटर? करंट एसेट। इसीलिए पहले मैंने एसेट समझाए थे, लायबिलिटी समझाई थी, उसके बाद में रिसीप्ट पर आया हूं, जबकि शायद बुक में पहले रिसीप्ट है, बाद में एसेट और लायबिलिटी है। ठीक है। और इसकी पहचान क्या है रेवेन्यू रिसीप्ट की? जो ना तो रिड्यूस नॉन करंट एसेट, पूरा लिख दे रहा हूं, नॉर इंक्रीज नॉन करंट लायबिलिटी। अब जैसे सपोज करो मुझे एडवांस में रेंट मिल रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, रिसीप्ट है। क्या ये जो पैसा आ रहा है इससे मेरे नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी में कोई असर आ रहा है? एडवांस रेंट क्या था? करंट लायबिलिटी, नॉन करंट? किसमें थी एडवांस इनकम? करंट लायबिलिटी। तो ये नॉन करंट तो नहीं है, तो क्या इससे नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी में कोई असर पड़ा? नहीं। तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट है। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचे, पैसा आ रहा है, क्या नॉन करंट लायबिलिटी या नॉन करंट एसेट पे कोई असर आ रहा है? नहीं। तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट है। इंटरेस्ट रिसीव, पैसा आ रहा है, क्या इसके पैसे आने से नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी पे कोई असर पड़ा? नहीं। तो क्या ये रेवेन्यू रिसीव। मैंने मशीन बेच दी, पैसा आ रहा है, क्या इससे नॉन करंट एसेट या लायबिलिटी पे कोई असर पड़ रहा है? मशीन क्या होती है? नॉन करंट एसेट। तो मशीन पे असर पड़ रहा है, नॉन करंट एसेट कम हो रहा है, तो क्या है हमारी कैपिटल रिसीप्ट। क्या है हमारी बेटा? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जा सकता है। आप में से कोई बच्चा है जो बाद में जाके सीए करने की सोच रहा है? आप, ठीक है। सीए में एक पहला क्वेश्चन आता है कंपलसरी 20 मार्क्स का, उसमें 2-2 नंबर के 10 पॉइंट होते हैं। 10 में से मिनिमम 2 पॉइंट केवल इसी बात के होते हैं, 1 पॉइंट 2 मार्क्स का। ठीक है बेटा। अब रेवेन्यू रिसीप्ट का वैसे मतलब क्या लिखा है बुक में? रिसीप्ट्स which are generated due to operating activity, that is day to day activity of the business, are revenue received। जरा किसी पे बुक है, चैप्टर 2 खोलो और देखो उसमें रिसीप्ट में रेवेन्यू रिसीप्ट का इन्होंने क्या डेफिनेशन लिखी है। देखिए, रेवेन्यू अलग है, रेवेन्यू रिसीप्ट अलग है। भाई सीधी सी एक बात सुनो, इसे समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी हम किसे कहते हैं। पता है लोन क्या है? जर्नल केसेस में लंबे समय के लिए लेते हैं लोन, शॉर्ट टर्म के लिए। तो लोन क्या है? मशीन, बिल्डिंग, कंप्यूटर, सब एसेट है, ये तो सबको लायबिलिटी का। अब ऐसे नहीं करना था कि चिड़िया के साथ गाय उड़ा देंगे। भाई ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। तुमने क्या करा? मैंने पहला एग्जांपल नॉन करंट लायबिलिटी का दिया और बाद के सारे एग्जांपल मैंने एसेट के दिए। आपने उन्हें भी क्या कह दिया? नॉन करंट लायबिलिटी। ध्यान से सुनो, लोन क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। मशीन क्या है? बिल्डिंग क्या है? कंप्यूटर क्या है? व्हीकल। कार, नॉन करंट एसेट। डेटर, करंट एसेट। एक्रूड इनकम, करंट एसेट। ठीक है। एडवांस इनकम, करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट लायबिलिटी। यहां तक कोई डाउट है? अब सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पैसा आ रहा है जा रहा है, पहले बताओ। तो रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर, रिसीप्ट।
अब ये बताओ, क्या इस सेल ऑफ फर्नीचर से करंट नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी पे कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। फर्नीचर किस कैटेगरी में आएगा? नॉन करंट एसेट में आएगा बेटा। तो फर्क पड़ा, तो ये कैपिटल रिसीव। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। डेटर से पैसा आ रहा है। पहले ये बताओ डेटर किस श्रेणी में आता है, करंट या नॉन करंट? करंट में। तो डेटर से जब पैसा आ रहा है तो क्या नॉन करंट एसेट पे कोई असर पड़ा? नॉन करंट लायबिलिटी पे कोई असर पड़ा? तो ये रेवेन्यू रिसीव। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच रहा हूं, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो इस पैसे आने से क्या नॉन करंट एसेट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। नॉन करंट लायबिलिटी पे? नहीं। तो ये क्या है? रेवेन्यू रिसीव्ड है। ठीक है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है, तो रिसीव्ड। क्या इस लोन से नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी पे असर पड़ा? पड़ रहा है, तो ये क्या है? कैपिटल रिसीव्ड है। कमीशन रिसीव, किसी के लिए मैंने कोई काम करा, कमीशन लिया। रुद्रांशी जी ध्यान दे रहे हैं ना? तो ये बताओ पैसा आ रहा है जा रहा है? तो ये बताओ पैसा आने से नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी पे कोई असर पड़ा? तो क्या है ये? रेवेन्यू रिसीव। यार बस इतना सा है बेटा। अब क्लियर है? बिल्कुल पक्की बात। अब ध्यान से सोचो, मैंने रिसीव पहले पढ़ानी चाहिए थी, पर मैंने पहले क्या पढ़ा है? एसेट और लायबिलिटी, उसके बाद में रिसीप्ट पर आया। अगर मैं पहले रिसीप्ट पढ़ाता तो बेटा मैं ये बात आपको इतनी आसानी से नहीं समझा पाता। ठीक है। ये लेकिन ये बुक में नहीं लिखा है, ये मैंने आपको पहचान दी है। क्लियर है? ये पहचान मैंने दी है आपको। एक सेकंड बेटा बस। अब बुक की बताओ, बुक में क्या डेफिनेशन? अरे अभी छुट्टी नहीं हुई, पहले ये तो पूरा करा दो। पढ़ो क्या लिखा है इसमें बुक में रिसीप्ट के बारे में, रेवेन्यू रिसीप्ट के बारे में क्या लिखा है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब डे टू डे एक्टिविटी। ठीक है। आगे डे टू डे एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता है बेटा कि हर रोज, क्या रेंट हर रोज मिलता है? डे टू डे एक्टिविटी का मतलब होता है रिकरिंग नेचर, जो फ्रिक्वेंट इंटरवल पे बार बार रिपीट हो। ठीक है त्यागी जी, तीनों से बोल रहा हूं। डे टू डे एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता पर डे। डे टू डे एक्टिविटी का मतलब होता है फ्रिक्वेंट इंटरवल पे जो रिपीटेड हो, जो बार बार क्या होंगी, चीजें रिपीट होंगी, उन्हें डे टू डे कहते हैं। जैसे रेंट रिसीव हो रहा है, क्या हर रोज होता है? पर हर महीने होता है ना। महीने में नहीं होगा तो कभी 25 दिन कभी 35 दिन, ऐसे मतलब फ्रीक्वेंट बार बार। कोई डाउट है? आगे कुछ और? फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। ठीक है। आगे और कुछ नहीं। और कैपिटल रिसीप्ट के लिए क्या लिखा है? व्हिच आर नॉट रेवेन्यू रिसीप्ट। अब बताओ क्या इस बुक की डेफिनेशन से आप वो क्वेश्चन जो आइडेंटिफाई वाला आता है वो कर पाते? नहीं। क्या लिखा है बुक की रिसीप्ट में? कैपिटल रिसीप्ट कौन सी रिसीप्ट है? रिसीप्ट्स which are not revenue। अब अगर मैं इस डेफिनेशन, ऊपर वाली चीजें भूल जाओ जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, इसके बेस पे मैं आपसे कहता कि आइडेंटिफाई करो which are revenue receipt और which are capital, तो क्या आराम से कर पाते आप? नहीं कर पाते। तो मेन दिमाग में इसे जरूर रखना है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है। मैंने आपसे कहा भी था मैं बुक से कुछ एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा, जरूरी है, जो उसके बिना नहीं समझ में आएगी टर्म्स। ठीक है। अब कैपिटल रिसीप्ट के अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ मशीन, लोन टेकन बाय बैंक, इसके सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव।
तो अगर मैं टेस्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट, तो आप कर पाएंगे? श्योर बेटा? इसके लिए क्या जानना जरूरी है? नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, ये बिल्कुल दिमाग में होना जरूरी है। ठीक है, बताएं यहां तक कोई डाउट है तो रिसीप्ट तक एक बार जरा रिसीप्ट का बुक से पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन आने का चांस है। रेवेन्यू रिसीप्ट, it is the amount received in normal course of business or from use of business resource। बस फिर सीधा इन्होंने दे दिया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो मैंने लिखी भी है। कैपिटल रिसीप्ट आर रिसीप्ट व्हिच आर नॉट रेवेन्यू रिसीप्ट, और फिर इन्होंने दे दिया एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर इन बिजनेस, तो बिजनेस के हिसाब से बिजनेस पैसा दे रहा है, दे रहा है। कौन से रिसीप्ट? क्योंकि कैपिटल तो लॉन्ग टर्म होती है, वो तो कभी भी नहीं लौटाई जाएगी। अगर मालिक का पैसे लौटा दोगे तो बिजनेस चलाएगा कौन? ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? इससे पहले मैंने लायबिलिटी पढ़ाई थी, एक बार बुक से लायबिलिटी भी देख लेते हैं। लायबिलिटी इज द अमाउंट ओन्ड और पेबल बाय द एंटिटी और एंटरप्राइज टू आउटसाइडर। देखो इन्होंने केवल लिखा है पेबल, और मैंने दो पहचान बताई है, या तो पैसा लौटाना या काम करना। यहाँ पे कितनी पहचान लिखी है और हमने कितनी पहचान करी है? दो। अब इन्होंने लिखा है लायबिलिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी इज द लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर और प्रोप्राइटर। किसके हिसाब से? बिजनेस के हिसाब से बताया इन्होंने। जो लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर किसकी तरफ है? मालिक की तरफ है, वो कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी, दैट इज कैपिटल। फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी आर द लायबिलिटी व्हिच आर अराइज फ्रॉम क्रेडिट ट्रांजैक्शन और लोन टेकन। कोई डाउट इसमें? फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी व्हिच इज पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। मैंने यहाँ पे एक की जगह दो बात लिखवाई है, क्या? जिनके बदले में ओवर लॉन्ग पीरियड या तो पैसा लौटाना है या काम। तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं, कुछ कम नहीं करा रहा हूं। करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेबल विद इन 12 मंथ। अब एक बात सुनो, एडवांस इनकम है, क्या उसका पैसा लौटाना होता है या उसके लिए काम करना होता है? कहीं लिखा है इन्होंने काम करने को भी लायबिलिटी कहीं नहीं। इसीलिए बेटा मुझे अपनी पहचान पहले सिखानी पड़ती है, पहले 2-3 दिन बुलाते हैं, नहीं तो आधी चीजें यहां से क्लियर होती। कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो अब एक क्लास का ये चैप्टर बचा है मेरा, उसमें मैं आपको कराऊंगा एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर। क्या कराऊंगा? एक्सपेंडिचर फर्दर दोगे रेवेन्यू और कैपिटल। सेम बुक में कैपिटल की आधी पहचान लिखी है, हमें पूरी पहचान करनी है। क्लियर है? एक क्लास का बचा है, उसके अलावा 2-4 छोटी छोटी टर्म्स जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये क्या होता है, ऐसी कुछ टर्म्स। तो उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। इसका फिर लूंगा मैं टेस्ट। क्लियर है? श्योर? चलिए इको वाले रुक जाइए, नहीं वो अगले हफ्ते होगा, क्योंकि अगले